है सर। और मैंने एक पॉइंट आपको कहा था कि आप लोगों ने खुद घर से पढ़ना है, इट इज अबाउट दी वाटर पोटेंशियल। ठीक है बेटे, तो आज लास्ट टॉपिक है इसका। इसके बाद हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, ह्यूमंस में। सो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस को या सब्सटेंस को। सो प्लांट्स में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसको हम टेक्निकली जो है ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ट्रांसलोकेशन में बेसिकली हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्लूकोज या सक्रोज जो है वो शिफ्ट होगी। सो हमारे पास इसको स्टडी करने के लिए कुछ सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है और प्लांट की बॉडी में ये मैंने एक सेल्स बनाए हैं, इनको हम बेसिकली फ्लोएम सेल्स का नाम देते हैं। ये आपके पास है जी फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम सेल्स जो है बेसिकली दे आर कंपाउंड सेल्स, कंपाउंड वेस्कुलर प्लांट्स या कंपाउंड वेस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं। सो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आपके पास कंपाउंड सेल्स होते हैं, कंपाउंड आप जिनको सिंपली कंपाउंड टिश्यूज भी बोलते हैं, कंपाउंड टिश्यूज, इसकी एग्जांपल आपके पास है जाइलम और फ्लोएम, जो कि दो डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें आज हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ना है कि फ्लोएम जो है वो बेसिकली ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में इन्वॉल्व होता है। सो फ्लोएम्स के कुछ सेल्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सेल्स फ्लोएम्स के हैं उनमें नंबर 1 पे जो सेल आता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स भी बोलते हैं और इन्हें सीव एलिमेंट भी बोला जाता है। बेसिकली ये वो सेल्स हैं जो कि कंडक्शन करवाते हैं। किसकी कंडक्शन करवाएंगे? सुक्रोज या आप कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स की। नंबर 2 पे इसमें हमारे पास सेल्स आएंगे जिसको हम फ्लोएम सेल्स का नाम देंगे जी। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। और ये जो पैरेन्काइमा फ्लोएम सेल्स या फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, इनका बेसिक काम जो है प्लांट में स्टोरेज के साथ होता है, यानी कि फूड या ग्लूकोज को स्टोर करना या सक्रोज को। नंबर 3 पे हमारे पास आएंगे बेटे कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स बेसिकली वो सेल्स हैं जो कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स या सीव ट्यूब सेल्स के साथ जो है अटैच होते हैं और इनका काम मोस्टली एनर्जी ट्रांसफर करना होता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें फाइबर्स हो सकते हैं, फ्लोएम में या स्क्लेराइड्स हो सकते हैं, जो बेसिकली इस फ्लोएम पाइप्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपके पास ये जो सीव ट्यूब मैंने दिखाई है, इस सीव ट्यूब के 2 एंड्स हैं। एक एंड जो है फॉर एग्जांपल ये है जिसमें मैंने पोरस बनाया है, और एक एंड ये है जिसको मैंने पोरस बनाया है। ठीक है, सो ये सीव ट्यूब सेल्स हैं। सीव कहते हैं पोरस को, पोरस यानी कि सीव, वैसे तो इंग्लिश में सीव बेसिकली छाननी को बोलते हैं जो किसी चीज को प्योरीफाई कर रही होती है। यहां पर सीव ट्यूब में आप यहां पर सेल्स कुछ देखेंगे लाइक दिस वन, सेल्स हैं, ये सेल्स अटैच हैं, ये सेल्स अटैच हैं, ये सेल्स अटैच हैं। एक साइड के सेल्स को मैं बनाकर दिखा रहा हूं। ये जो आपके पास सेल्स है इनको हम कंपेनियन सेल्स का नाम देते हैं। और कंपेनियन सेल्स जो है सीव ट्यूब सेल्स के साथ अटैच होते हैं, और क्योंकि कंपेनियन का मतलब ही यही है फ्रंट सेल्स, सो ये सीव ट्यूब के साथ जो अटैच होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा।
ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह है या जो सब्सटेंस है वो एक्चुअली क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। इसके अलावा याद रखिएगा सीफ ट्यूब सेल्स के साथ ही दूसरे सेल्स भी लोकेटेड होते हैं, इनको हम नाम दे रहे होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स या फ्लोइंग पैरेन्काइमा। ये जो ब्लू कलर में बनाए हैं ये फ्लोइंग पैरेन्काइमा सेल्स हैं। और फ्लोइंग पैरेन्काइमा सेल्स क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्चुअली इनका बेसिक फंक्शन जो होता है कि सेल में जो स्टोरेज प्रोडक्ट है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। सो ये जो आपके पास सीफ ट्यूब सेल्स है, इन्हें सीफ ट्यूब सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो पोरस सब्सटेंस है इसमें ट्यूब्स बनी होती है लाइक दिस, ओवरऑल भी ट्यूब्स है, ठीक है जी। एक जो सेल्स है या ट्यूब सेल्स है और ये दूसरा ट्यूब सेल्स है, इनके थ्रू ही सक्रोज जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है अप या डाउन। मोस्टली वाटर के बारे में आपने पढ़ा है कि वाटर रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ में जाता है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने लीफ में या स्टेम में जो है आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। यहां पर ये जो प्लेट सी बनी है इसको हम सीफ ट्यूब प्लेट बोलेंगे, सीफ ट्यूब प्लेट, और इसको हम टेक्निकली सीफ ट्यूब प्लेट एंड का भी नाम देते हैं। तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। अब प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है वो हमेशा याद रखिएगा, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, और इसको किसके मैकेनिज्म के अंडर हम पढ़ते हैं वो आप लोगों ने इस पे याद रखना है। इसको हम स्टडी करते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी, में करते हैं, या इसको मैस फ्लो थ्योरी भी बोलते हैं। यानी कि प्लांट्स में सोर्स और सिंक का कंसेप्ट पाया जाता है कि यानी कि वो पॉइंट जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है और जहां पे फूड फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर यहां पे बना के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये मेरे पास एक सीफ ट्यूब सेल है लाइक दिस, ट्यूब की शेप में है, इसकी सीप बनानी है तो ये हम यहां पर एक सीप बना लेते हैं। आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि प्लांट्स में फूड की जो लोकेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है वो कहां से किस तरफ होगी। सो फॉर एग्जांपल हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये सीफ ट्यूब है, ये क्या है इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। यहां पर आपके पास एक स्ट्रक्चर अरेंज है सीफ ट्यूब के साथ। फॉर एग्जांपल मैं इसको लीफ कंसीडर कर लेता हूं कि मैंने यहां पर लीफ बना दिया। आपकी बुक में जो डायग्राम है, चाहे फेडरल की बुक है या कुछ और सब्जेक्ट की बुक है, तो उसमें ये डायग्राम्स में मौजूद है। लीफ, लीफ जो है बेसिकली ये वो सोर्स है जिसको हम जो एरिया है जिसको हम सोर्स बोलते हैं, और हमेशा ट्रांसपोर्टेशन सोर्स से सिंक की तरफ होती है, और सिंक वो एरिया है जो बेसिकली इसको सेव करता है फूड को। सो हमने ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि सोर्स से सिंक की तरफ आफ्टर फोटोसिंथेसिस फूड की डेपोजिशन होती है। सो इसमें याद रखिएगा कि आपके पास साथ में इस तरह से जाइलम पाइप्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जाइलम पाइप जो आपको पता है कि ये जो आपके पास है कंपाउंड टिश्यूज में आते हैं, ये कंपाउंड टिश्यूज है, और यहां पर आप लोगों के पास इन्वॉल्व होगा फूड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये फूड है, एप्पल है, ठीक है। सो सोर्स से सिंक की तरफ डेवलपमेंट किस तरह होती है। सो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली जो है यहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है,
और रेड कलर में मैंने आप लोगों को जो स्ट्रक्चर यहां पर दिखाया है ये ग्लूकोज है या सुक्रोज है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में इनिशियली जो चीज बनती है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, G3P के बाद ग्लूकोज बनती है। तो कुछ ग्लूकोज प्लांट के लीफ में ही स्टोर हो जाती है और कुछ को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टूवर्ड्स दी फ्लोएम। और फ्लोएम में कहां पर एडजस्ट किया जाएगा इसको? टूवर्ड्स दी सीव ट्यूब्स, क्योंकि ये कंडक्टिंग पाइप्स हैं। जिस तरह जाइलम जो है वो कंडक्टिंग पाइप है फॉर द वाटर, इसी तरह सीव ट्यूब एलिमेंट्स ने सीव ट्यूब सेल्स जो है ये कंडक्शन करवाते हैं किसकी? फूड की, सुक्रोज की मोस्टली। सो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? प्रेशर फ्लो थ्योरी, मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और ये बेसिकली जो मैकेनिज्म है इसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक्स। सो आप लोगों ने पढ़ा कि सुक्रोज जो है वो बेसिकली लीफ या सोर्स में बनती है। बनने के बाद उसने सीव ट्यूब सेल्स में जाना होता है। सीव ट्यूब सेल्स और इसके साथ जो लीफ अटैच है इसमें गुजरने से पहले कुछ पाथवे में से गुजरती है। इस पाथवे को हम बोलते हैं या स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बंडल शीट सेल्स, ये बंडल कैप भी बोलते हैं। इसको हमने बंडल कैप का नाम दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बंडल कैप्स जो हैं वो दिखाए हैं। बंडल कैप से सुक्रोज जो है वो बेसिकली फ्लोएम पैरेन्काइमा में आएगी। फ्लोएम काइमा में, फ्लोएम पैरेन्काइमा से ये जो फूड होगी या सुक्रोज होगी वो शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल से ये मूव करेगी सीव ट्यूब सेल्स की तरफ। सो अगर इस डायग्राम और इस डायग्राम में डिफरेंस देखें, ये मैंने एलैबोरेट किया स्ट्रक्चर सीव फ्लोएम का, कि फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल इनसाइड, उसके बाद जो है वो बेसिकली आपके पास कंपेनियन सेल्स, उससे पहले आपके पास क्या होंगे? पैरेन्काइमा सेल्स होंगे और बंडल शीट्स होंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर यहां पर जो है ये एक्चुअली ये एलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है। और सीव ट्यूब सेल से जो है ये कहां पर जाएगी बेटे? ये सिंक में जाएगी। सिंक वो एरिया है जहां पे फूड ने जाके स्टोर होना है। अब ये स्टेम भी हो सकती है, ये रूट्स भी हो सकती है, समटाइम लीफ भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास ये सिंक कर जाएगी, ठीक है जी। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हुई है, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि इस ट्रांसपोर्टेशन में कौन से पाथवेज इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया जाए क्या इसमें एक पाथवे है, पाथवे के बारे में पूछ लिया जाए कि जो सुक्रोज है, ये जो सुक्रोज है ये सोर्स से सिंक की तरफ कैसे मूव की है, तो आप कहेंगे कि ये दो पाथवेज होते हैं। दोनों आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एक को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, एक को बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। सो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे, तो ये दोनों पाथवे जो हैं बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि सर ये जो आपने वाटर के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया था जाइलम, इसमें वाटर का क्या रोल है? ठीक है जी, ये वाटर जो है वो आपको बताया है और रूट से जो है स्टेम की तरफ जा रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये बेसिकली पोर्स के थ्रू या एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू या सिम्प्लस पाथवे के थ्रू जो है वो इंटर होते हैं इनटू दिस स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से कहां पर जा रहे हैं? फ्लोएम की तरफ जा रहे हैं, ये जाइलम है। ऐसा क्यों है? देखिए फूड जो है ना, सुक्रोज फॉर एग्जांपल, ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल है।
सुक्रोज के मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली इस सीव को क्रॉस नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये है कि जो सीव ट्यूब प्लेट्स होती हैं, ये जो सीव ट्यूब प्लेट्स हैं इसमें सल्यूट की सल्यूट को पास नहीं कर सकती। तो यहां पर क्या हो जाती है, सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है, सल्यूट का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर देता है। सल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जैसे सल्यूट का पोटेंशियल, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, सल्यूट का पोटेंशियल इंक्रीज कर देगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होगी। तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑस्मोसिस, परमेएबल मेम्ब्रेन या किसी भी हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है। तो वाटर जो है वो यहां पर आ जाता है। वाटर की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इस सुक्रोज को फोर्स करता है कि वो इस सीव ट्यूब से क्रॉस करे। अदरवाइज वाटर के बगैर जो सुक्रोज है वो क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये यहां से मूव करती हुई इसमें से भी मूव करती हुई, इस सीव ट्यूब से भी करती हुई, तो अपने सोर्स से सिंक की तरफ जो है वो सेव होगी। और हमेशा ये याद रखिएगा, ये जो मैकेनिज्म होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। इसकी रीजन क्या है कि फूड जो है पहले इसमें मौजूद है और फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो सुक्रोज है, आप लोगों ने पढ़ा है कि ये एक डाइसक्राइड का मॉलिक्यूल है। और जब मैंने आप लोगों को डाइसक्राइड्स के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि प्लांट्स में जो सुक्रोज है उसको हम ट्रांसपोर्ट डाइसक्राइड भी बोलते हैं। इसकी रीजन ये है, तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, यानी कि वाटर का पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर जो है वो इंक्रीज कर देता है। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से इसको हम प्रेशर फ्लो थ्योरी बोलते हैं। और मैथ है, मैथ का मतलब है यहाँ पे ग्लूकोज या सुक्रोज को ये यहां से होती हुई इस ट्यूब को क्रॉस करती हुई अपने सोर्स में जाकर सिंक हो जाती है। सो आप लोगों ने ये याद रखना है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ जाएगा सैप, इसमें फ्लोइंग सैप, इसको हम केमिकली देखें, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, तो इसमें 90% जो है हमारे पास वाटर मौजूद होता है, और इसके बाद हमारे पास सुक्रोज होगा। अगर हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अबंडेंट मॉलिक्यूल कौन सा होगा ऑर्गेनिक, तो होंगे सुक्रोज, और इनऑर्गेनिक कौन सा होगा, वाटर होगा। ठीक है, सो ये जो सैप या फूड स्टोर हुआ होता है, इसको प्लांट अपने फर्दर यूज के लिए रख लेते हैं, फर्दर सीजन के लिए, या समटाइम हम इनको एज अ फूड ले रहे होते हैं। सो बेटे ये आप लोगों की ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थी। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने स्टडी करना है अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक। अच्छा बेटे, आप लोगों ने अगर पीएमसी का सिलेबस देखा है तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा है, उसमें ब्लड की कॉम्पोजिशन या ब्लड सेल्स के बारे में नहीं है। सो इट्स अप टू यू, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ा देता हूं, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप एलएमएस पे शायद इसकी वीडियोस मौजूद हो, वहां से देख सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर किसी ने इसमें कोई आप कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज कर ले, मैं पढ़ा देता हूँ। अदरवाइज ये पेपर पीएमसी के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है ब्लड की कॉम्पोजिशन, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स या उसके फंक्शन। जी अलीना गफार जी बेटे। सर मैंने ये पूछना था कि आपने सैप में क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होती है कि इनऑर्गेनिक? ये ये देखिए मिस ये हो तो जाता है। ऑर्गेनिक हो जाएगा ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेल फैट में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक में किसकी है तो आप कहेंगे सक्रोज की, और इनऑर्गेनिक की पूछ ली जाए तो क्या कहेंगे, वाटर की। ठीक है बेटे। ओके सर, थैंक यू। जी बेटे शेरोज। सर ये ब्लड वाला टॉपिक आप पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि पीएमसी में लास्ट ईयर जो मैंने दिया था ना टेस्ट, तो 30 से ज्यादा एमसीक्यूज ऐसे थे जो हमारे सिलेबस में नहीं थे। ठीक है, और यानी कि आपके माइंड के मुताबिक इसको पढ़ा देना चाहिए, आपकी सजेशन ये है। ठीक है जी मरियम जी बेटे, योर क्वेश्चन। सर यही बताना था कि सेल्स वाला पढ़ा दें।
ब्लड यानी कि ब्लड कंपोजिशन वाला जो है वो टॉपिक मैं पढ़ा दूं। ठीक है बेटे, ये इसलिए मैंने पूछा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ना पढ़ाऊं तो फिर भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स कहेंगे सर ने नहीं पढ़ाया, और फिर आप लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो आप लोग कहेंगे कि सिलेबस पीछे है, तो इसलिए मैं जो है इसको अब ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो ब्लड की कंपोजिशन उससे रिलेटेड जो फर्दर इसकी केमिकल कंपोजिशन है उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए कि हमारे पास जो है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, इसको हम 3 कंपोनेंट्स में पढ़ते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स आप पढ़ते हैं। पहला आप पढ़ते हैं कि इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, फ्लूइड, और इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं ब्लड, जो कि हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यूज है। नंबर 2 पे हमारे पास पंप होता है, मस्कुलर पंप, इसको हम हार्ट का नाम देते हैं। और नंबर 3 पे हमारे पास वेसल्स होती हैं, पाइप्स, जिसको हम कहते हैं कि ये आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है। सो ये 3 कंपोनेंट मिलकर हमारे पास जो है क्या बना रहे होते हैं, बेसिकली ब्लड जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो हमारे पास है बेटे, याद रखिएगा, ब्लड। ब्लड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में और एग्जांपल ह्यूमंस में इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। सो ब्लड को जब हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हमारे क्लास एक आ जाते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड के सेल्स आ जाएंगे, और दूसरा जो है ब्लड प्लाज्मा आ जाएगा। सो बाय एवरेज अगर देखी जाए किसी परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 55% जो होते हैं वॉल्यूम होंगे, और रिमेनिंग पार्ट जो होगा जिसको हम बोलेंगे, आप लोगों ने ब्लड सेल्स के बारे में बताना है, तो ये हो जाएगा बेटे 45%। तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है बाय वॉल्यूम से। ब्लड प्लाज्मा जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसमें 90% जो है वो आपके पास वाटर होगा, आप लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है कि इसमें आपके पास 90% जो है वो वाटर होता है, और रिमेनिंग जो 10% है वो आपके पास क्या होगा, बेसिकली मैं एडजस्ट कर लूं इसको ताकि आपको क्लियर नजर भी आ जाए, और बाकी जो है आपके पास डिसॉल्व सब्सटेंसेस होंगे, डिसॉल्व सब्सटेंस होंगे। अब ये जो डिसॉल्व सब्सटेंस है और इसकी परसेंटेज का क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो याद रखिएगा 90% इसमें क्या होगा, आपके पास वाटर होगा, और डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो हैं ये आपके पास 10% होंगे, 10% होंगे। अच्छा जी, ये जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं इसमें आपके पास प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस होंगे, इसमें आपके पास बेटे प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ जाएगी प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस। अब ये जो 10% है इसमें से आपने बताना है कि क्या चीज कितने परसेंट होगी। फॉर एग्जांपल प्रोटीन जो है इसमें 7 to 9% होगी, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हैं, ये कैलकुलेटेड है, ये आप लोगों ने खुद ही इसको मेमोराइज करना है। और अदर सब्सटेंसेस जो है वो 2 से 3% तक हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर प्रोटीन्स की बात, फॉर एग्जांपल इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात की जाए कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है प्लाज्मा सिंथेसाइज करता है लीवर,
और इसमें आपके पास कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनको प्लाज्मा सेल में मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोटीन है जिसको आप थ्रोम्बिन बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं अल्फा में, थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है। फिर दूसरा आपके पास एक प्रोटीन है जिसको हम अम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, बीटा में अम्यूनो ग्लोबिन। और चार्ली में एक प्रोटीन है जिसको हम नाम देते हैं फिब्रिनोजिन। ये प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा भी याद रखिएगा आपके पास जो है वो प्रोटीन्स का एक लेवल होता है हमारे ब्लड में, इसको हम बेसिकली नाम देते हैं एल्बुमिन। ठीक है जी। आपके पास डेल्टा में है एल्बुमिन। ये 4 ऑप्शन हो आपके पास और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि which of the following protein is 75% by volume in blood plasma। ब्लड प्लाज्मा में 75% जो है वो क्या है, तो ये याद रखिएगा एल्बुमिन जो है वो 75% तक होती है। ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास ग्लोबुलिन्स हैं जिसको अमीनोग्लोबिन्स बोलते हैं, ये 25% तक होंगी। ये दो की तो आप लोगों के पास वैल्यूज जो है वो बुक में गिवन है। इसके अलावा याद रखिएगा आपके पास जो थ्रोम्बिन है इसका वैल्यू इतनी दी, लेकिन इसमें आपने तो मैं बताना है कि ब्लड क्लॉटिंग में इसका फंक्शन रोल होता है। क्लॉटिंग में, ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है। इसका भी ब्लड की क्लॉटिंग में रोल होता है। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी प्रोटीन्स हैं जो कि बेसिकली लीवर प्रोड्यूस नहीं करता, विच द फॉलोइंग प्रोटीन या कंपोनेंट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। जी, याद रखिएगा इम्यूनोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन्स है जो हमारे लीवर सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये लीवर सेल्स प्रोड्यूस इसको नहीं करते, ये एक्चुअली हमारे पास जो है प्रोड्यूस होती हैं बाय लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी, हमारे ब्लड प्लाज्मा में या लिम्फ में मौजूद होती हैं, बाकी सारी जो है मोस्टली हमारा लीवर इसको कंट्रोल कर रहा होता है। जो अदर सब्सटेंसेस है इसमें आपके पास इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक आयंस आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक में जो हमारे पास सब्सटेंस पाया जाता है वो साल्ट्स की शेप में, तो आप याद रखिएगा वो जो है 0.9% इनऑर्गेनिक है, इसमें से 0.9% जो है वो इनऑर्गेनिक जो है मौजूद होता है। ऑर्गेनिक भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में बाय वाइट बताया तो मोर देन 2/3% जो परसेंटेज होती है वो सोडियम क्लोराइड होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट होती है 2/3 जो है 2/3 वो आपके पास क्या होगी, सोडियम क्लोराइड की होगी। ठीक है बेटे। इसके अलावा हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो मौजूद हो सकते हैं उसमें लैक्टिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, लैक्टिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में जो इन्वॉल्व होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह होंगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अदर सब्सटेंसेस जो है उसमें इंक्लूड हो सकते हैं नाइट्रोजन वेस्टेज, नाइट्रोजन वेस्ट, जिसमें आपके पास यूरिया साइकिल में बनने वाला जो है वो यूरिया भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, ये तो बेटे आप लोगों का हो गया कि आप लोगों ने पढ़ा कि ये हमारे पास
प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है, हमारे पास होते हैं सेल्स, जिनको हम नाम देते हैं ब्लड सेल्स। सो ब्लड सेल्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी करेंगे। सो आप लोगों ने पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी में बेसिकली तीन तरह के सेल्स मौजूद हैं। टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स हैं। तो इनके हमने यहाँ पर फीचर्स को स्टडी करना है और इनमें फीचर्स के साथ हमने इसकी टाइप्स को स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर बना ली कि यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे रेड ब्लड सेल्स और इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। फिर हम आपके पास आएंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और फिर आपके पास आएंगे प्लेटलेट्स, ठीक है, जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स का फर्दर नाम भी देंगे, वो आप मैं बताऊंगा आगे जाके उसको मेगा कैरियोसाइट्स कब कहते हैं, कैरियोसाइट्स कब कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। सो अदर नेम्स में नेम्स जो है इसके मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फिर मैं लिख भी देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो इसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अदर नेम से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होगा कि इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और जो प्लेटलेट्स का है इसको मिसलीडिंगली हम थ्रोम्बोसाइट्स का भी नाम देते हैं। दूसरा फीचर जो आपने अगर इसमें पढ़ना है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनके कलर क्या क्या हो सकते हैं। सो ये जो है कलर में रेड होती है, रेड इन कलर होगी, ये इसको रेड से शो कर देते हैं ड्यू टू द हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स जो होता है उसकी वजह से। और ये कलरलेस होते हैं, और ये भी कलरलेस होंगे, नो कलर, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स मौजूद नहीं होते जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में या गैसेस में इन्वॉल्व हो। फिर है इनका साइज कितना होगा, साइज का क्वेश्चन भी आ जाएगा कि आरबीसी का जो साइज होता है वो जो बुक्स ने लिखा हुआ है 8 माइक्रोन मीटर तक लिखा हुआ है, 8 माइक्रोन मीटर। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये एक्चुअली साइज में लार्जर देन आरबीसी होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि आरबीसी जो है इनसे लार्जर होते हैं, लार्जर देन, या सिंपल इस तरह से लिख लें कि लार्जर देन आरबीसी। और प्लेटलेट्स जो हैं वो बेसिकली स्मॉलर देन आरबीसी होते हैं, स्मॉलर देन आरबीसी, यानी कि इनका जो साइज होगा वो 9, 10 तक चला जाता है और इनका 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, डिपेंड करता है कौन से स्टेज में बन रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी फर्दर मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ ली। फिर है बेटे शेप, इनकी शेप्स का डिफरेंस क्या है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमेशा बाइकनकेव होते हैं, बाइकनकेव, जिस तरह मेफेयर टैबलेट और जो टॉफीज होती हैं उसकी तरह के। और ये जो है पॉलीमॉर्फिक होते हैं, इनकी शेप मुख्तलिफ हो सकती हैं। और ये जो है प्लेट लाइक होते हैं, इसी वजह से इनको प्लेटलेट्स का नाम भी दिया गया है। शेप के बाद जो है इनके नंबर्स पढ़ेंगे हम कि ब्लड में इनके नंबर्स क्या हैं, मिलीमीटर क्यूब में लेते हैं इसको, ठीक है जी, और ब्लड में। तो याद रखिएगा ये मेल में और फीमेल में इसकी वैल्यू डिफरेंट है। मेल में ये 5 से 5.5 मिलियंस तक हो सकते हैं मिलीमीटर क्यूब, और फीमेल में ये 4 से 4.5 मिलियंस मिलीमीटर क्यूब हो सकते हैं। फीमेल में जो है रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन कम होती है, मेल में ज्यादा होती है। इसकी क्या रीजन जो है वो कोई बताएगा, इसकी रीजन क्या हो सकती है?
एनी वन ऑफ यू? जिस बात, जी बेटे बोले इस बात। सर वो सॉरी म्यूट हो गया था सर। कोई वो बात आई थिंक एडिपोज टिश्यू की कंसिडरेशन ज्यादा होती है। अच्छा ठीक हो गया। जी ऐसा आपसे वो पूछ ले। सर एक तो इसकी रीजन हो सकती है कि वो दूसरा जो वुमेन्स ने वो दूसरे बेटे थोड़ा ऊंचे बोले, मुझे नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। कि वो कुछ जो वुमेन्स में जो क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस दौरान ठीक, कुछ ब्लड लॉस होता है ठीक और हो गया, ठीक इसके ठीक हो गया, अलावा ठीक हो जो गया, उनकी ठीक है। जी साहब, डॉक्टर साहब। सर मैंने भी वही रीजन दिया था कि मेंस्ट्रुएशन के जो ब्लड लॉस होता है उसमें से ठीक है, आपके रेड ब्लड सेल्स निकल जाते हैं। ठीक है। देखिए बेटे याद रखिएगा, उसमें ब्लड लॉस तो होता है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से या पीरियोडिक एक्टिविटी की वजह से कभी भी फीमेल में जो है आरबीसीज की कंसंट्रेशन कम नहीं होती, क्योंकि ब्लड जो निकल रहा है उसमें आरबीसीज नहीं निकल रहे, उसमें व्हाइट ब्लड सेल भी निकल रहे हैं, प्लेटलेट्स भी निकल रहे हैं। एक्चुअली ये है कि फीमेल में मस्कुलर एक्टिविटी कम होती है। मेल की जो बॉडी है वो मस्कुलर एक्टिविटी के लिए बनी हुई है, ज्यादा ताकत है उसमें और मसल्स बन जाते हैं। अगर फीमेल एक्सरसाइज करना शुरू कर दे ना, रनिंग करना शुरू कर दे, बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दे, तो उसमें भी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द मेल हो जाएगी। ये कभी भी नहीं याद रखना आप लोगों ने कंसेप्ट गलत पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा है या अपनी मेंटेलिटी है, आप लोगों ने, कोई टीचर तो नहीं ये बता सकता, लेकिन ये बात जो है आप बुक्स में पढ़ते हैं कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से इनके आरबीसी का लेवल कम नहीं होता, उनमें मस्कुलर एक्टिविटी कम होती है, लेकिन अगर वो मस्कुलर एक्टिविटी करेंगी तो ये जो है कंट्रोल यानी कि बढ़ जाएगा। दूसरी रीजन जो है, दूसरा इसमें हमने पढ़ना है कि नंबर्स पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड जो है व्हाइट ब्लड सेल्स कितने होंगे, मेल फीमेल में दोनों में सेम है, 7000 से लेके 8000 यानी कि 7 से लेकर 8000 तक जो है ये मौजूद होंगे, मिलीमीटर क्यूब है। मैंने इसके साथ वो नहीं लगाई इसका यानी कि इसको सिंबल बोलते हैं, वो मैंने यहीं पे यूज कर लिया है। और ये जो है प्लेटलेट्स जो है वो 2.5 लाख तक हो सकते हैं मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये एमसीक्यूज पे पूछा जा सकता है, ऐसे बात बेटे बाद में मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। फिर इसमें आप लोगों ने ये बताना है कि लाइफ स्पैन कितना होगा इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कितने लाइफ तक, कितने अरसे तक जिंदा रह सकते हैं, लाइफ स्पैन। तो ये याद रखिएगा 4 मंथ्स तक हो सकते हैं, 4 मंथ्स। सो 120 डेज तक ये फॉर्मेशन के बाद यानी कि हमारे बोन मैरोज में बनते हैं, वहां से निकलते हैं। और इनका जो व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है ये वेरिएबल होता है, और इसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ प्लेटलेट्स का, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये बाइकनकेव होते हैं, डिस्क शेप हो सकते हैं, तो इसमें इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है, नो न्यूक्लियस होता है, तो नो न्यूक्लियस इलास्टिक मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन इसकी इलास्टिक होती है, ठीक है जी। और इसमें याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, 95% तक एचबी होगी, हीमोग्लोबिन, और रिमेनिंग जो है वो 5% तक जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस या एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सो मोस्टली इसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होते, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले यूनिट में पढ़ लिया था। इसके अलावा साल्ट्स हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें न्यूक्लियस होता है, इसकी न्यूक्लियस की वजह से मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, इसकी टाइप्स बन जाती है, ग्रैनुलोसाइट्स, एग्रैनुलोसाइट्स, वो जाके हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जबकि इनमें स्ट्रक्चर क्या होगा, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स होंगे, नो न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनेल्स,
सेम लाइक इसमें भी न्यूक्लियस नहीं था, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है, इसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन इसका बेसिक काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ है। इसमें नो न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनेली, और ये फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स कहलाते हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स हैं। फिर इसमें लास्ट में आप पढ़ेंगे इसके फंक्शंस क्या होंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला फंक्शन जो आरबीसीज का है, वो फंक्शन में ये इंक्लूडेड है कि ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को ये लंग से टिश्यूज की तरफ लेके जाते हैं, और बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में होती है उसको लंग और लंग से बॉडी से बाहर वो आगे मैकेनिज्म चलेगा। इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है, इसका मेजर काम जो है इम्यूनिटी में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन्वॉल्वड इन इम्यूनिटी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, तो आप कहेंगे जी व्हाइट ब्लड सेल्स। और ब्लड क्लॉटिंग इसका काम है जी, ब्लड को क्लॉटिंग में लेके चलना। तो इस टेबल में से आपको काफी तरह के एमसीक्यूज जो है वो आ सकते। नूरुल हुदा जी बेटे। सर मैंने ये कहना था कि सर ये जो आप मुझे एक बार बोर्ड का फुल व्यू दे दे ताकि मैंने स्लाइड वाली चीजें नोट करनी थी। जी बेटे, बेटे इतनी जल्दी नोट तो नहीं होती है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें ना। यस ठीक है सर। जी एहसन बोले, एहसन भाई, एहसन अहमद बोले बेटे। जी बेटे। सर ये जो आपने अभी इससे पहले वाले बोर्ड पे वो लिखा था कि जो फिब्रिनोजिन और जो हमारे पास एक दूसरी प्रोटीन थी, क्या नाम था इसका, थ्रोम्बिन, ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में मतलब रोल प्ले करती हैं। जो हमारे पास इन दोनों में से अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाए कि मेजर कौन रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो फिर हम किस फिब्रिनोजिन कहेंगे या थ्रोम्बिन कहेंगे? देखिए, एक तो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट हो रहा है ना, थ्रोम्बिन जो है ना, थ्रोम्बिन जो है वो कैटलिस्ट होती है। फिब्रिनोजिन एक्चुअली इस फिब्रिनोजिन से याद रखिएगा, फिब्रिनोजिन से फिब्रिन बनती है, ठीक है। जी सर। और इसमें ये जो थ्रोम्बिन है एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है। सर ये जो थ्रोम्बिन है हमारे पास, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है या फिर ये फिब्रस प्रोटीन? थ्रोम्बिन जो है मेरे ख्याल से ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। मुझे जो अभी तक, क्योंकि मैंने जो है वो इसको डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक्चुअली जो है ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन हो सकती है, ग्लोबुलर थ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन सर? प्रोथ्रोम्बिन तो एक्टिवेटर है ना, वो भी जो थ्रोम्बिन होगी वही उसकी फॉर्मेशन होगी, वो तो एक्टिवेटर है उसका, वो तो इनिशियल स्टेज है। थैंक यू सर। अच्छा बेटे, अब हम मूव करेंगे जी सबाहत बेटे। सर हमारी बुक में मेंशन है कि जो थ्रोम्बिन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग करता है और प्रोथ्रोम्बिन कैटलिस्ट होता है। ये थ्रोम्बिन भी वही है, देखिए प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनती है ना। तो मतलब कैटलिस्ट कौन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन? ये आपकी बुक में कहाँ लिखा हुआ है कि थ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन के बारे में लिखा हुआ है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ये तो बात प्रोथ्रोम्बिन दिख रहा है, प्रोमोनोसाइट से मोनोसाइट्स बनते हैं, प्रोमोनोसाइट से मोनोसाइट, मोनोसाइट से फिर आगे मेगाकैरियोसाइट्स बनेंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगी, इसको एक्टिवेट होगा, फिर वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रही होगी। ओके सर, थैंक यू सर। अगर मैं 1 मिनट दूसरी फेडरल की बुक में अगर देखता हूँ मेरे पास पड़ी हो, 1 मिनट मुझे दे दें ताकि मैं उसमें से देख लूं कि आप जो बात बोल रहे हैं, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। फिर जो गलती हो जाती है ना, फिर आगे जाके वो पकड़ी जाती, वो कहता है कि ये हो गया इस तरह। मैं भी देख लेता हूँ, मैंने कहीं लिखा होगा इसके बारे में। अच्छा, ये मेरे पास लिखा तो नहीं है, मैं इसको पढ़ के आपको बता दूंगा क्योंकि अब मुझे माइंड में नहीं है, ठीक है जी सर। तो वैसे तो थ्रोम्बिन का ये मुझे कंफर्म है कि ये कैटलिस्ट है।
अब प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन में डिफरेंस भी इसकी एक्टिविटी का होता है, फिर भी ये कल है दादू इस बात आपने कल ना लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मुझे याद करवा देना है। ओके सर, ठीक है। फिर इस बात माइक ऑफ कर जी जी बेटे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी कितनी टाइप्स हैं, तो आप लोगों ने इसकी दो बेसिकली टाइप पढ़ी है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, इसको हम नाम देते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स, इसी को हम डिटेल में लेके चलेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स में। सो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है बेसिकली ये कलरलेस होते हैं और इनकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। इनकी जो पॉलीमॉर्फिक शेप्स हैं इट इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की वजह से और इसके अंदर मौजूद जो ग्रेन्यूल्स है उसकी मदद से उसको हमने दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करना है। एक को हम बोलेंगे ग्रैनुलोसाइट और दूसरे को बोलेंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स। सो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रैनुलोसाइट्स कहां बनते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स कहां बनते हैं। सो आपके पास है बेटे ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रैनुलोसाइट्स। फॉर एग्जांपल मैं ये इसको फॉर्मेशन में लेके चलता हूं, मैं कहता हूं बेटे आपके पास ये एक ग्रैनुलोसाइट्स है और ये एक ए ग्रैनुलोसाइट्स है। अगर ग्रैनुलोसाइट्स है तो उसके अंदर जो है ग्रेन्यूल्स होंगे, लाइसोसोमल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी लाइक दिस, और इसमें नहीं होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर? असल में दोनों में मेन डिफरेंस तो ये आ गया, और दूसरा जो है कि इसमें न्यूक्लियस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बेस पे भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमने ग्रैनुलोसाइट्स को पढ़ा है बेसिकली किस शेप में कि ये इनमें डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस हमने ये पढ़ लिया। दूसरा डिफरेंस पढ़ना है हमने कि इसकी फॉर्मेशन कहां पर होगी। पहला डिफरेंस तो आपने पढ़ा है कि इसके साइटोप्लाज्म बेस पे हमने इसको सेपरेट किया, फिर इसकी फॉर्मेशन जो है वो सेल्स में कहां कहां होती है इसमें आप लोगों ने पढ़ना है। सो ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं वो रेड बोन मैरो में बनते हैं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे भी इसको। रेड बोन मैरो, हड्डी का गुदा मिक्स जिसे बोलते हैं। और ये जो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं ये बोन मैरो में बनते हैं, बिल्कुल बीएम लिख सकता हूं, बोन मैरो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बीएम मीन बोन मैरो। इसके अलावा ये लिम्फोइड टिश्यूज में बन सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनकी फॉर्मेशन कहां है, तो आप कहेंगे कि इनकी फॉर्मेशन बोन मैरो में, इनकी लिम्फोइड टिश्यू में। लिम्फोइड टिश्यू से मुराद ये है कि स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, थाइमस वगैरह है। इसमें न्यूक्लियस की आप लोगों ने डिफरेंस बताना है न्यूक्लियस का। सो याद रखिएगा कि जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं इनमें इनकम्प्लीटली डिवाइडेड स्फेरिकल न्यूक्लियस होते हैं, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड, इन डिवाइडेड न्यूक्लियस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बनाऊं, सो ये देखें, ये लूप्स, ये लूप आ गई, ये लूप आ गई, ये डिवाइड नहीं हो सकता कंप्लीटली, लूप्स की शेप में होगा। इसको हम पढ़ेंगे कि टू बाय लूप कौन से होंगे और राउंड लूप कौन से होंगे, इसको आगे जाके पढ़ेंगे। ये स्फेरिकल हो सकते हैं और लोब्ड हो सकते हैं। ये देखें, ये स्फेरिकल का मतलब है ये इस तरह से जो है स्ट्रक्चर होगा। न्यूक्लियस के बाद हमने ये पढ़ना है कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे या नहीं होंगे। ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में तो यहां पर होंगे, यहां पर नहीं होंगे। इसका डिफरेंस ऊपर हमने पहले भी देख लिया था। एग्जांपल्स क्या है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स में आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स,
basophils एंड नंबर थर्ड पे एक मिनट मैं जरा इसको ऊपर कर दूं। नंबर थर्ड पे हमारे पास होंगे बेटे इओसिनोफिल। तो ये इसकी टाइप्स है। जबकि एक रैंडम टाइप्स में आपके पास मोनोसाइट्स आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। मोनोसाइट्स और फिर आपके पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स यहां पर दो कैटेगरीज के होंगे, एक को हम बोलेंगे बी लिम्फोसाइट्स और एक को टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इनको आगे हमने इम्यूनिटी में डिस्कस करना है, ठीक है जी। सो सब कैटेगरीज जो थी व्हाइट ब्लड सेल्स की, उसमें आपके पास न्यूट्रोफिल्स था, बेसोफिल्स था और एसिनोफिल्स था। बेटे इसका टेबल तो वैसे आपके बुक में मौजूद है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि अब ये आप लोगों ने कहा है कि आखिरी 10 मिनट रह गए हैं, तो इसको हम यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल से मुराद ये है कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स की फर्दर क्योंकि ये सब कैटेगरीज हैं, इसको हमने यहाँ पर देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सो हमारे पास चार तरह की चीजें हमने पढ़नी है। साइज क्या होगा इसका आरबीसीज के मुताबिक, न्यूक्लियस क्या होंगे इसमें, परसेंटेज कितनी होगी और इसके फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है जी। सो यहां पर हमारे पास आ जाएंगे बेटे फीचर्स, और फीचर्स के बाद हम बेटे एक एक सेल्स को करके यहाँ पर इसके स्टडी कर लेंगे। अच्छा बेटे मैं ना यहाँ पर ना पूरे पूरे नेम्स नहीं लिखूंगा, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ मैं यहाँ पर उनके स्पेलिंग्स में से शॉर्ट टर्म्स लिखूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। पहली शॉर्ट टर्म आपके लिए है न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में लिख दिया, ठीक है जी। एन से न्यूट्रोफिल्स है। फिर है आपके पास एसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, नेप आ गया। और नंबर 2 पे है मोनोसाइट्स, एंड पे मोनोसाइट्स, और फिर एंड पे आ जाएगा आपके पास लिम्फोसाइट्स। सिर्फ मैंने शॉर्ट इसे लिखे हैं, टाइम को सेव किया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फीचर इसमें आएगा वो है कि इनमें जो साइज क्या होगा इसका विद रिस्पेक्ट टू आरबीसीज। साइज जो है विद रिस्पेक्ट टू आरबीसीज हमने करना है। तो ये बहुत एमसीक्यूज आए हुए हैं, पहले तो ये सिलेबस में पहले इंक्लूडेड होता था, कुछ सालों से ये नहीं है, लेकिन इस बार फिर हम पढ़ा रहे हैं कि ये ट्वाइस होता है आरबीसी से, डबल होता है, ठीक है जी। डबल का मतलब है कि जो आरबीसी का साइज था उससे ये डबल होगा। अच्छा, ट्वाइस के बाद ये भी ट्वाइस होगा और ये भी ट्वाइस होगा, यानी कि आरबीसी से अमाउंट में ये साइज में ये बड़े होंगे, ठीक है। और ये ट्वाइस से थ्राइस तक हो सकते हैं, यानी कि 2 या 3% जो है वो लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू आरबीसीज। ट्वाइस से थ्राइस तक होंगे और ये स्लाइटली लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू द आरबीसीज। इसके बाद इसमें आप बेटे आ जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने होंगे, लॉब स्ट्रक्चर्स कितने होंगे? सो ये इसमें से एक ऐसा स्ट्रक्चर है न्यूट्रोफिल्स जिसके 2 लूप से 5 लूप हो सकते हैं, यानी कि अगर इसके स्ट्रक्चर को बनाया जाए ना इस तरह से, सो क्योंकि ये बेसिकली ग्रेनुलोसाइट्स है तो इसमें ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे लाइक दिस। सो ये फॉर एग्जांपल बाई लूप्ड हो सकता है लाइक दिस, और अगर ये बाई लूप्ड होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अगर ये 5 लूप्स बनाने हैं, सो 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है, आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये बाई लूप्ड होते हैं
और इसकी शेप जो है वो इस तरह से होगी। अब यहां पर जो फीचर हमने पढ़ा था कि जो है ये न्यूक्लियस इसका इनकम्प्लीटली डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, लॉक्ड बन गया। बेसोफिल्स जो है वो बेसिकली बाइलूप्ड होंगे, और इनकी शेप भी आपके पास इस तरह से होगी, बाइलूप्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये नहीं, और ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रैनुलोसाइट्स हैं। अब ए ग्रैनुलोसाइट्स में जो है आप लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, सो राउंड टू लॉक्ड हो सकते हैं और उसमें भी राउंड टू लॉक्ड होंगे। अब ये देखेंगे राउंड होंगे, राउंड लूप, और ये बेसिकली इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें लॉक्ड स्ट्रक्चर जो होता है राउंड लॉक्ड होगा, लेकिन फर्क क्या है ये देखिए, ये जो सेल है ना ये राउंड लॉक्ड होंगे लाइक दिस, और यहां पर जो सेल है उसमें जो स्ट्रक्चर होगा लॉक्ड है राउंड, तो इसमें मोस्टली ये एरिया कवर कर रहे होते हैं किसका, साइटोप्लाज्म का, यानी कि इनमें न्यूक्लियस का साइज जो है वो एक बड़ा होता है, तो हम कहते हैं कि राउंड होते हैं, नियरली फिलिंग द सेल्स होते हैं, यानी कि ये हमारे जो सेल्स है इसमें जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना वो क्या होगा, वो इंक्रीज होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में से न्यूक्लियस का साइज किसका सबसे बड़ा है, तो आप कहेंगे जी स्लाइटली जो है ये लार्जर भी होते हैं क्योंकि इसका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है, लेकिन होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स है। इसके बाद बेटे आपने पढ़ना है इसमें परसेंटेज कितनी होगी इसकी, कितने परसेंटेज तक ये जो है वो सेल्स में होते हैं, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो 62% जो है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की होती है। इसके बाद ये है ये 2% हो गए हमारे पास एसिनोफिल्स, और बेसोफिल्स जो है इनकी जो कंसंट्रेशन है वो याद रखिएगा वो ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और मोनोसाइट्स जो हैं ये 3% होंगे और ये 32% होंगे। ये भी वैल्यूज आपने खुद याद रखनी है। फंक्शंस क्या हो सकते हैं, मोस्टली आपको फंक्शंस पूछे जाते हैं कि न्यूट्रोफिल फंक्शंस क्या है, सो बेसिकली ये फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। जो पार्टिकल सेल्स के अंदर कोई आ जाते हैं क्योंकि इसमें लाइसोसोम एक्टिविटी है, ठीक है जी। और जबकि एसिनोफिल्स जो होते हैं ये इनएक्टिवेट करते हैं इन्फ्लेमेशंस को, ठीक है, इनएक्टिवेट करते हैं या रिड्यूस करते हैं किसको, ये रिड्यूस है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब यह है सोजिश को कम करते हैं। इसके बाद बेसोफिल्स जो हैं ये बेसिकली दो तरह के केमिकल रिलीज करते हैं, एक को हम हेपरिन बोलते हैं और एक को हम हिस्टामिन बोलते हैं। यहां पे लिखना है इसका फंक्शन कि दो तरह के ये सेल्स केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं, एक को हम बोलते हैं हिस्टामाइन और दूसरे को हम बोलते हैं हेपरिन। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिस्टामाइन जो है इसका क्या रोल है। हिस्टामाइन जो है ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, क्या कॉज करता है बेटे, इन्फ्लेमेशन, सोजिश कॉज करता है। जब चोट लगती है या कोई चीज काट जाती है तो ये इन्फ्लेमेशन जो होती है ड्यू टू दिस हिस्टामाइन केमिकल की वजह से होती है। और हेपरिन जो है बेसिकली ये नेचुरल प्रोड्यूस होता है और ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। और इसका जो एक्शन है ना हेपरिन का वो याद रखिएगा सिमिलर टू हमारी बॉडी में जो हेपरिन है वो ब्लड के अंदर जो है ब्लड वेसल्स के अंदर इसको ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देती, यानी कि क्लॉटिंग नहीं होने देती। यही चीज आप लोग जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह में पढ़ते हैं
फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोडा वगैरह में पढ़ते हैं कि आर्थ्रोपोडा जब बाइट करता है तो मॉस्किटो, तो उसके ब्लड बॉडी में जमता नहीं है, उसमें भी हेपरिन होती है। इसको हम EDTA बोलते हैं। केमिकली हेपरिन को हम क्या बोलते हैं? EDTA। ये वो केमिकल है जो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है। और फिर आपके पास है मोनोसाइट्स, ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ये भी फैगोसाइटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि फैगोसाइटोसिस है। और जो लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली ये इम्यून रिस्पांस में इन्वॉल्व होते हैं, इम्यून रिस्पांस में इन्वॉल्व होते हैं, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल्स तो नहीं होते लेकिन फ्रेगमेंटल सेल्स होते हैं, इसको हम मेगाकैरोसाइट भी बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं जब चोट वगैरह लगती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप लोगों से ओवरऑल फंक्शन पूछ लिया जाए कि जो ब्लड है इसका ओवरऑल फंक्शन बताएं, ब्लड के फंक्शंस ओवरऑल। सो आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली ब्लड जो है ये इसमें, बेटे मैं अभी पूछता हूँ आलिया आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। पहले थोड़ा सा ये मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ ताकि ये ऑटोमेटिकली अगर खत्म भी होती है तो आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सो ओवरऑल बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो क्रिएट होता है ड्यू टू ब्लड का काम ये है कि ये हमारे पास ऑस्मोटिक बैलेंस को क्रिएट करना है। इसमें बेसिकली कोलाइडल प्रेशर ऑफ द ब्लड को मेंटेन करना है, जिसमें जो है 75% एल्बुमिन होती है और 25% ग्लोबुलिन इसमें रोल प्ले कर रही है। फिर दूसरा फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। फिर आपके पास होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके। फिर आपके पास बेटे होमियोस्टेसिस में मैंने अभी इसकी हिस्टामिन की एग्जांपल बताई है कि हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन को जो है वो कॉज करवाती है, और ये जो आपके पास एसिनोफिल्स है ये इन्फ्लेमेशन को कम करवा रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर आप लोगों के पास डिफेंस एंड इम्यूनिटी में इसका रोल है। सारी बात है, एंटीबॉडीज वगैरह बनती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड की जो क्लॉटिंग है में इसका रोल है, और इसमें एंड पे एक और हम रोल पढ़ लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में इसका रोल है। ये ओवरऑल इसके रोल हैं, फंक्शंस हैं जो ब्लड परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एमसीक्यूज यहां पे लिखा है, उसकी ऑप्शंस मैं लिख रहा हूं। अल्फा ऑप्शन में बोलता हूं कि इलास्टिक फाइबर्स, बीटा में मैं लिखता हूं कोलेजन, चार्ली में लिखता हूं आईजी, डेल्टा में लिखता हूं डेल्टा में मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस, नहीं जी यहां पर इस तरह नहीं, ये तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन की। अल्फा में मैं लिखता हूं कोलेजन, बीटा में लिखता हूं आईजीज, चार्ली में लिखता हूं बेटे आपके पास एल्बुमिन, और डेल्टा में मैं लिखता हूं आपके पास ग्लाइकोजन। Which of the following is absent in blood? जी ऐसा नाम बता दे सर। कोलाजन। कोलेजन जो है ये बेसिकली एब्सेंट होती है, प्लस इसमें इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते। नो डाउट ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यूज है, ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यूज है ना, हम पढ़ते हैं ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब है कि ये रोल प्ले कर रहा होता है,
और हमने मोस्टली पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यूज में कोलेजन होती है या इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये वाहिद एक ऐसा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है जिसमें कोलेजन या इलास्टिक जो है फाइबर्स नहीं मौजूद होते हैं। जी हसन, ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? यस सर, ये आईजीएस एंटीबॉडीज है ना? हाँ जी, एंटीबॉडीज है। याद रखिएगा ब्लड जो है ना वो हमारे पास आरबीसीज को अगर देखा जाए तो आरबीसीज जो है हमारे पास, यहां पर एक पॉइंट याद रख लें, वो मिस कर गया था, सॉरी। आरबीसीज जो है ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक लाइफ में कब बनते हैं और अडल्ट लाइफ में कब बनते हैं। एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास जो आरबीसीज है वो आप लोगों ने ये शुरू में मैंने बताया नहीं था, आप लोगों ने फिर ये लिख लेना है। आरबीसीज की फॉर्मेशन में आप लोगों ने लिख लेना है कि आरबीसीज की फॉर्मेशन जो है अगर जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में कहां पर होती है, लीवर एंड स्प्लीन में। ये उसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, लीवर मुझे याद आ गया इस क्वेश्चन से, स्प्लीन तिल्ली जिसे बोलते हैं, और अडल्ट में ये हमारे पास बनते हैं बोन्स में। कौन सी बोन होती है ये, वर्टिब्रे की या स्टर्नम या लॉन्ग शॉर्ट बोन्स होती हैं, रेड बोन मैरो से बनते हैं, रेड बोन मैरो से बनते हैं। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो रेड बोन मैरो से बनते हैं, प्लेटलेट्स भी रेड बोन मैरो से बनते हैं, या व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो लिम्फोसाइट से बन सकते हैं। जी बेटे 1 मिनट रह गया, जल्दी से क्वेश्चन करना है, करें। मेरा ना एक क्वेश्चन था कि जो आईसीएसएच है वो इस टॉपिक से नहीं है सर कि जी क्या है, आईजीएस है, इम्यूनोग्लोबिन। नो सर, आईसीएसएच इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग वो वाला हार्मोन। आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी जी हाँ जी बोले। सर। सर ये जो मेल में सर ये इसकी प्रोडक्शन प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, होती है, मेल में होती है, आफ्टर बर्थ स्टार्ट होती है? आफ्टर बर्थ होगी, बिल्कुल। ये जब वो पढ़ेंगे ना एंडोक्राइनोलॉजी तब पढ़ जाऊंगा। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको मेल में टेक्निकली एलएच बोलते हैं, ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। मेल में इसी तरह एफएसएच भी होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि फाइंड आउट ये फीमेल में हुए थे और इनकी वहां पे वर्किंग कुछ और है। ह्यूमन में भी ये मौजूद है। अब देखिए ना, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, बताया ऐसा? नो सर, उनके अंदर एस्ट्रोजन और हाँ जी, लेकिन फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन ना हो तो उनके बाल ही ना हो। हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो सकता है ना? यस सर। लेकिन होता है। प्रोजेस्टेरोन वो एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो टेल के डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है। ये एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे हम इसमें। ओके सर। जी अच्छा बेटे, ये जो